Good morning, dear one. You are studying some basic concept of chemistry, and today's topic is law of reciprocal proportion. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझ रहे हैं। कल भी हम इसमें डिस्कस कर रहे थे, लेकिन लिटिल बिट डिस्टरबेंस होने के कारण अधूरा ही रह गया था। इसको फिर से समझते हैं। When this law was proposed by Richard, law of reciprocal proportion states that इस लॉ के अनुसार व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, यदि दो एलिमेंट अलग अलग रूप से, अलग अलग ढंग से तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करते हैं, देन द रेशियो ऑफ देयर मासेज इन विच दे डू सो आइदर द सेम और सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। तो इस केस में उनका जो मास रेशियो होता है या तो सेम होता है या फिर सम होल नंबर में होता है। इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, जैसे लेट अस कंसीडर 3 एलिमेंट्स कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। कंसीडर करिए कि 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं। कार्बन एंड सल्फर कंबाइन सेपरेटली, कार्बन और सल्फर सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं किससे? ऑक्सीजन से। कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बना रही है, सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करके SO2 बना रही है। ठीक है। कार्बन एंड सल्फर कंबाइन सेपरेटली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। दे ऑल्सो कंबाइन विद ईच अदर, ये आपस में भी कंबाइन कर रहे हैं। कार्बन और सल्फर आपस में भी कंबाइन करके जुड़कर CH2 कार्बन डाइसल्फाइड बना रहे हैं। इस फिगर से आप समझ रहे होंगे। कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रही है, CO2 बना रही है। सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर SO2 बना रही है। कार्बन और सल्फर भी आपस में रिएक्शन दे रहे हैं और क्या बना रहे हैं? CH2 बना रहे हैं। अब मास रेशियो देखते हैं। इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। CO2 के केस में 12 भाग कार्बन के 32 भाग ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? 12 पार्ट कार्बन, 32 पार्ट ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। ठीक हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड के केस में देखो, इन सल्फर डाइऑक्साइड 32 पार्ट बाय मास ऑफ सल्फर कंबाइंड 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। इस केस में 32 भाग सल्फर के, 32 भाग ऑक्सीजन से कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब इनका रेशियो देखिए, रेशियो ऑफ मासेज ऑफ कार्बन एंड सल्फर विच कंबाइंड टू विद द फिक्स मास दैट इज 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज 12:32। इट विल बी 3:8। अब इसमें देखिए कार्बन डाइसल्फाइड में, इन कार्बन डाइसल्फाइड 12 पार्ट ऑफ कार्बन बाय मास, 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 64 पार्ट्स बाय मास ऑफ सल्फर। द रेशियोज ऑफ मासेज ऑफ कार्बन एंड सल्फर इन विच they combine with each other is therefore 12:64. It will come out to 3:16. अब दोनों रेशियोज को रिलेट करते हैं। द टू रेशियोज, एक ये वाला है ना, एक दूसरा ये वाला। रेशियोज फर्स्ट एंड सेकेंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। 3/8 रेशियो 3/16, दैट विल कम आउट टू 2:1। दिस shows that रेशियो फर्स्ट एंड रेशियो सेकंड आर होल नंबर। ये क्या है? रेशियो फर्स्ट और रेशियो सेकंड क्या है? होल नंबर है, मल्टीपल है। होल नंबर मल्टीपल हैं एक दूसरे के, या दूसरे शब्दों में द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ कार्बन एंड सल्फर विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन इज होल नंबर मल्टीपल रेशियो इन विच कार्बन and sulfur combine with each other. Hence, the example illustrate the law of reciprocal proportion. ये आपने पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को। अब हम नेक्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है गेलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गेलुसेक लॉ वॉल्यूम को कंबाइन करने के लिए एक लॉ दिया था
Gay-Lussac studied many reactions in which gaseous species are involved. He observed that there exists a definite relationship between the volume of gases species involved in reaction. He put forward this relationship in the form of generalization. उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया और उसको एक जनरलाइजेशन के रूप में दिया और उसी को हम गे-लुसैक लॉ कहते हैं। क्या है फिर ये? व्हेन गैसेज रिएक्ट विद ईच अदर, जब गैसें आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है? रिएक्शन करती हैं। दे डू सो इन वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम में भी when gases react with each other, they do so in volume which bear simple whole number ratio to one another and the volume of product. जब गैसेज आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके वॉल्यूम में भी एक क्या होता है? सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। उनके वॉल्यूम्स में भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। किसके साथ? रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे प्रोडक्ट के साथ। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम में भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है ना? इफ दीज आर ऑल्सो गैसेज, अगर कहता है प्रोडक्ट भी क्या है? गैस है, रिएक्टेंट भी गैस हैं और प्रोडक्ट भी गैस हैं, प्रोवाइडेड if these are also gases provided all volume are measured under similar condition of temperature and pressure. अगर समान ताप तथा दाब, ताप माने टेम्परेचर और दाब माने प्रेशर की उपस्थिति में, समान ताप तथा दाब की उपस्थिति में यह रिएक्शन कराई जाए तो रिएक्टेंट के वॉल्यूम और प्रोडक्ट के वॉल्यूम में भी क्या होता है? सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। अब यहाँ पर ये इसी एग्जाम्पल को समझाने के लिए इट हैज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। एक वॉल्यूम हाइड्रोजन की रिएक्ट कर रही है एक वॉल्यूम किससे? क्लोरीन से। तो क्या बना रही है? 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड गैस बना रही है। तो आपका जो रेशियो आएगा इसमें 1:2। रिएक्टेंट भी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड गैस प्रोडक्ट है जो, ये भी क्या है? गैस है। इनके बीच में एक क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो है। वो रेशियो है 1:1:2 का रेशियो है। दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो। एक एग्जाम्पल और दिया है यहाँ पर, वो उसको भी समझते हैं। अब जैसे सिमिलरली इट हैज़ बीन फाउंड दैट 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। इस केस में एक वॉल्यूम नाइट्रोजन की 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से कंबाइन होकर 2 वॉल्यूम अमोनिया बना रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं तीनों क्या हैं? गैस हैं। रिएक्टेंट भी गैस हैं, हाइड्रोजन इज गैस, नाइट्रोजन इज ऑल्सो गैस, अमोनिया इज ऑल्सो गैस। तो इनके बीच में रिएक्टेंट विच आर ऑल्सो गैस एंड प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो गैस, इनके बीच में सिंपल होल नंबर रेशियो है। क्या है रेशियो? 1:3:2। तो ये आप समझे गे-लुसैक का लॉ। अब हम समझ रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या थी, इसको समझ रहे हैं। बाय ऑब्जर्विंग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस्ड अबव, जॉन डाल्टन 1808 proposed atomic theory of matter. The main points of Dalton's atomic theory are as follow. इसके जो मुख्य पॉइंट हैं उसका डिस्कशन यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, दिया गया है, इसको समझ रहे हैं। ओके। पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर जो है, कोई भी पदार्थ जो है बहुत बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। और ये कण कैसे हैं? कहता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब है जो बट न सकें, जो डिवाइड ना हो सकें, उन पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट है एटम ऑफ सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन अ रिस्पेक्ट। एक एलिमेंट के, एक पदार्थ के सारे एटम एक जैसे होते हैं। एक जैसे होते हैं का मतलब दे पोसेस सेम साइज, शेप, मास, केमिकल प्रॉपर्टी। इनका साइज सेम होता है, शेप
सेम होता है और मास भी सेम होता है और ये केमिकल प्रॉपर्टी भी एक जैसी देते हैं। थर्ड पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। अलग अलग एलिमेंट के एटम जो है अलग अलग होते हैं। दे ऑल्सो डिफरेंट इन साइज, शेप, मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इनका शेप भी अलग होता है, मास भी अलग होता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। दैट टेक पार्ट है ये। एटम क्या है? बहुत छोटी इकाई है किसी सबस्टांस की जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगला है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन विद ईच अदर इन फिक्स होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम। अलग अलग एलिमेंट के एटम एक दूसरे से कंबाइंड होकर किस में? होल नंबर रेशियो में कंबाइंड होकर कंपाउंड एटम बनाते हैं। ये पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एटम्स आर अनडिस्ट्रक्टिबल। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। ये आपकी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी। अब लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन आपकी समझ में आता है। लिमिटेशन माने कमियां क्या हैं इसकी थ्योरी में। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज फर्स्ट सक्सेसफुली अटेम्प्ट विच गिव द सम आइडिया अबाउट द इनर स्ट्रक्चर ऑफ मैटम। सक्सेसफुली रही ये क्योंकि इसने एटम के अंदर की संरचना के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया। इट कुड very well explained law of chemical combination of mass but failed to explain Gay-Lussac law of combining volume। लेकिन Gay-Lussac का जो लॉ था वॉल्यूम को कंबाइन करने वाला उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती डाल्टन की थ्योरी। इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो है, पहला है इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर। अलग अलग एलिमेंट के एटम एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं। इट डिड नॉट टेल अस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इंटरनल स्ट्रक्चर, एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डाल्टन की थ्योरी नहीं बताती है। सेकंड पॉइंट जो फेलियर का था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर। अलग अलग एलिमेंट के एटम एक दूसरे से कैसे और क्यों कंबाइन कर जाते हैं जिससे कि वो कंपाउंड एटम बनाता है या मॉलिक्यूल को बनाता है। थर्ड पॉइंट है, इट फेल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर नेचर ऑफ फोर्स दैट बाइंड टुगेदर डिफरेंट एटम इन अ मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल बनता है, जब मॉलिक्यूल कब बनता है? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है, ये आपको पता है। तो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि इन एटम्स को बांधे रखता है? ये कौन सा फोर्स है? इस फोर्स के बारे में भी डाल्टन ने एक्सप्लेन नहीं किया। अगला है, ही फेल टू एक्सप्लेन Gay-Lussac लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। वह Gay-Lussac लॉ जो वॉल्यूम को कंबाइन करने वाला जो लॉ दिया था उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगला है, ही डिड नॉट टेक एनी distinction between ultimate particle of element that take part in the reaction atom and ultimate particle that has independent existence molecule। उन्होंने एटम और मॉलिक्यूल में विभेद नहीं कर पाए। वो एटम और मॉलिक्यूल में विभेद नहीं कर पाए, डिफरेंट नहीं कर पाए कि जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? टेक पार्ट करता है, भाग लेता है। तो ये आपका डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी और उसके ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशन, कमियां थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के साथ, इसमें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपिंग कि आप समझ रहे होंगे बातों को। ओके, थैंक यू।